हेलो दोस्तों, मैं बच्चन झा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस नए ऑडियो लेक्चर में। और जो आज का हमारा जो विषय है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप में से जो अधिकतर विद्यार्थी हैं उन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला के बारे में कभी न कभी पढ़ा होगा। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे जो विद्यार्थियों के मन में इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर डाउट है, और बहुत सारे डाउट है कि केस क्या था और इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों की जाती है हमारी न्यायिक व्यवस्था में, हमारे पॉलिटिकल के जो विषय उसमें इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों की जाती है। तो आज हम इन्हीं सभी विषयों का और इन्हीं सभी प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था ना, वो मामला शुरू हुआ था 1971 में। वर्ष था 1971 और 1971 का जो साल है वो दो चीज़ों के लिए याद रखा जाता है। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध और दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। वर्ष 1971 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था, लेकिन बाद में जैसे जैसे इस पर सुनवाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया। और ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि इसने हमारे संविधान को, हमारी न्यायिक व्यवस्था को एकदम से परिवर्तित कर दिया। जो उस समय की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो हमारे ऊपर कार्यपालिका का जो निरंकुश अवस्था है उसको लादने का, उसको थोपने का प्रयास कर रहे थे, उसे इस केस ने चुनौती दी थी। और यहाँ पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में केशवानंद का मुकाबला बस केरल सरकार से नहीं था, बल्कि उनका सामना होने वाला था केंद्र सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार से। और उस समय इंदिरा गांधी का जो आप जानते हो, इंदिरा गांधी उस समय एक तरह से लेडी आयरन के रूप में थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली थी केशवानंद भारती के लिए। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं क्या था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। परंतु उससे पहले एक अनुरोध है कि आपको अगर इस विषय को समझना तो पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस केस के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने इस केस को नहीं जाना तो भारतीय संविधान को नहीं पहचाना। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मामले की गंभीरता, ये मामला क्यों गंभीर है, क्यों इतना चर्चा करें, तो इसको जानने से पहले हमें कुछ वर्ष पीछे जाना पड़ेगा और हमें दो केसों का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर हम केशवानंद भारती केस को आराम से समझ सकते हैं। पहला है जब संविधान में पहला संशोधन किया गया था और शंकरी प्रसाद मामला। दूसरा केस है जब संविधान में 17वां संशोधन किया गया था, जो कि गोलकनाथ मामला था। तो पहले हम इन दोनों केस का अध्ययन करेंगे, फिर केशवानंद भारती केस का अध्ययन करेंगे, ताकि आपको केशवानंद भारती का केस क्यों इतना बड़ा बना वो आसानी से समझ में आ जाए। शंकरी प्रसाद बनाम प्रथम संविधान संशोधन। साल था 1951 का, जब भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। संपत्ति का अधिकार, जो कि आपको पता है हमारे संविधान में पहले जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनमें से संपत्ति का अधिकार एक प्रमुख अधिकार हुआ करता था, परंतु आज नहीं है। तो इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत होती है 1951 में, यानी 1951 में, और ये अंकुश लगाने का प्रयास करता है उस समय के हमारे जो संसदीय शासन प्रणाली में जो भी बड़े तमाम नेता बैठते थे, जो कि कद के मामले में बहुत बड़े होते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बैठते थे। तो इन्होंने संपत्ति का अधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया और इसे चुनौती दिया
सर्वोच्च न्यायालय में शंकरी प्रसाद जी ने। शंकरी प्रसाद जो कि उस समय सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील हुआ करते थे, बहुत बड़े वकील थे। तो उन्होंने संपत्ति का अधिकार के खिलाफ चुनौती दिया सरकार को और वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। केस में फैसला आया और फैसला क्या आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय संसद के पक्ष में देते हुए कहा कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो संविधान के अनुच्छेद 368 यानी 368 के तहत संविधान के मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 368 है वो संसद को ये अधिकार देता है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ना वो सरकार के पक्ष में आया और शंकरी प्रसाद जी केस हार गए। परंतु फैसला सरकार के पक्ष में क्यों आया, इसका सिंपल सा रीजन है कि उस समय जो भी सरकार में जो भी तमाम बड़े नेता थे ना, उन्होंने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया था, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम बड़े बड़े और भी नेता थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो उनका कद था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था उस समय, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया। अब हम बात करते हैं गोलकनाथ मामले की। गोलकनाथ बनाम भूमि सुधार अधिनियम वर्ष था 1967, जब संविधान में 17 यानी 17वां संशोधन हुआ जो कि भूमि सुधार अधिनियम से जुड़ा हुआ था। भूमि सुधार अधिनियम, आप में से तमाम बच्चों को पता होगा कि भूमि सुधार नियम एक ऐसा कानून था जिसे वामपंथी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और इस कानून के तहत अगर किसी संस्था या व्यक्ति के पास अत्यधिक संपत्ति हो तो सरकार उसे अपने कब्जे में लेकर भूमिहीन किसानों में बांट देते थे। इस प्रकार सरकार किसी भी संस्था या व्यक्ति के संपत्ति को छीन सकते थे इस कानून के तहत। इस कानून को चुनौती दी गोलकनाथ जी ने, जो कि उस समय बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोच्च न्यायालय के वकील हुआ करते थे। केस पर सुनवाई हुई, बहुत वाद विवाद हुआ और एक दिन फैसला आया। फैसला क्या आया, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ जी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद को संविधान के मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अगर हम बात यहाँ से पहले केस पर जाके करें तो वहाँ पे फैसला आया था जब संविधान में पहला संशोधन हुआ था और वर्ष था 1951 का। तो फैसला आया था कि सरकार संविधान के मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। वहाँ पे फैसला सरकार के पक्ष में आया, लेकिन यहाँ पे फैसला सरकार के विपक्ष में आया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तमाम बड़े नेता जो कि 1951 में पहले संशोधन में थे वो इस समय नहीं थे, यानी इस समय वो तमाम बड़े नेता बिल्कुल ही नहीं थे और राजनीति में युवा चेहरों ने दस्तक दे दी थी। इनमें मोरारजी देसाई, जेपी नारायण और इंदिरा गांधी प्रमुख थे। तो इस समय जो सरकार का कद है ना वो बिल्कुल ही न्यायपालिका का कद और संसद के जो भी सरकार के जो भी सदस्य संसद में बैठे थे उनका कद बिल्कुल इक्वल हो गया था। तो यहाँ पे न्यायपालिका ने ये अनुमान लगाया कि अगर सरकार को ये अधिकार दे दिया जाए कि वो संसद के मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं तो हो सकता है वो अपनी तानाशाही रवैया जनता पर जबरदस्ती थोप दे। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर फैसला सरकार के विपक्ष में और गोलकनाथ जी के पक्ष में सुनाया। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जो मेन टॉपिक था, जो हमारा मेन विषय था, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार राज्य मामला। हमने इन दोनों केसों की बात इसलिए किया क्योंकि जब हम केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे इन दो केसों का हवाला दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है इन दो केसों का। तो चलिए देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला वर्ष 1971। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है, कौन थे केशवानंद भारती? केशवानंद भारती का पूरा नाम था श्रीमत जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोत्काचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगलावारू। क्या थे ये थे केशवानंद
केरल के एक एडनीर स्थित शैव मठ, प्राचीन समय में दो प्रकार का मठ होता है, वैष्णव और शैव, तो ये शैव मठ के मठाधीश थे। क्या था मामला? यह मामला था भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित, जिसकी चर्चा हमने गोलकनाथ मामले में की थी। उस समय केरल के वामपंथी सरकार ने एक कानून बनाया था, भूमि सुधार अधिनियम, जिसके तहत केरल के वामपंथी सरकार ने मठ की संपत्ति मठ से छीनकर भूमिहीन किसानों में बांटने का निर्णय किया। इस तरह मठ की कई एकड़ भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार हो गया। इस फैसले के खिलाफ केशवानंद भारती जी केरल हाईकोर्ट में अपील करते हैं और उस समय उनके वकील होते हैं नानी पालखीवाला, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवक और बहुत बड़े वकील भी थे। तो वो अपील करते हैं केरल हाईकोर्ट में, जहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी संस्था या व्यक्ति को उनकी धार्मिक क्रियाओं को मानने, धार्मिक क्रियाओं के रखरखाव, प्रबंधन और संपत्ति का संपूर्ण अधिकार होता है। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 26 का हवाला दिया गया, परंतु यहाँ पर फैसला केशवानंद भारती जी के विपरीत आया, खिलाफ आया, और सरकार जो के राज्य सरकार थे वो ये केस जीत गई। यानी हाई कोर्ट में केशवानंद भारती जी केस हार जाते हैं और केरल राज्य सरकार ये केस जीत जाता है। अब यहाँ से जो केस है ना, यहाँ से केस जो है वो केरल हाई कोर्ट से निकलकर कहाँ पहुँच जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचते ही ये केस एक बहुत बड़ा केस बन जाता है। यानी भारतीय कानून इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा केस है। इससे बड़ा कोई भी केस नहीं आया जिसने संविधान को एकदम से परिवर्तित कर दिया हो। अब यहाँ से मामला पहुँचा सर्वोच्च न्यायालय के पास। दिनांक था 31 अक्टूबर 1972, जब सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर पहली बार सुनवाई शुरू हुई। ये मामला बहुत बड़ा था, जैसे हमने पहले चर्चा की, इसीलिए इस पर फैसला सुनाने के लिए 13 जजों की बेंच बनाई गई। आज तक 13 जजों की बेंच कभी भी नहीं बना है। 11 जजों की बेंच इससे पहले बना था गोलकनाथ केस में। यहाँ पर 13 जजों की बेंच बनाई गई और इस मामले पे लगातार 68 दिन तक वाद विवाद होता रहा। 68 दिन तक वाद विवाद हुआ और 71 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया 68 दिनों में। और इस वाद विवाद में अनुच्छेद 368 पर चर्चा किया गया, अनुच्छेद 13 पर चर्चा किया गया, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 31 पर चर्चा और वाद विवाद किया गया। और इसके अलावा जो 1967 में गोलकनाथ जी का जो भूमि कानून अधिनियम के खिलाफ जो गोलकनाथ जी केस जीते थे, उसका भी इसमें हवाला और वाद विवाद किया गया उस केस पर भी। यानी यहाँ पे जो वाद विवाद आप देख सकते हो बहुत ही गहराई के साथ किया गया और तब जाके फैसला आया। फैसले का दिन आया और दिनांक था 24 अप्रैल 1973। जैसा कि पहले से उम्मीद था कि केस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और 13 जजों की बेंच बनी थी, तो इन 13 जजों के विचार आपस में नहीं मिल सकते। हुआ भी ऐसा। और जब फैसला आया तो 7 जो जज थे वो केशवानंद भारती जी के पक्ष में फैसला सुनाए और जो 6 जज थे ना, उन्होंने केशवानंद भारती जी के विपक्ष में फैसला सुनाया। यानी इस तरह एक वोट के मामूली अंतर से केशवानंद भारती जी ये केस जीत जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है। फैसला क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि सरकार या संसद के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो संसद या सरकार को अधिकार दे सके कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकता है। इस तरह केशवानंद भारती जी ये केस जीत जाते हैं और यहीं से भारतीय कानून व्यवस्था, भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका का जो वर्चस्व है वो स्थापित होता है और तानाशाही सरकार, वैसे तो कभी भी नहीं था, लेकिन जो तानाशाही सरकार का स्वरूप बन रहा था उसका अंत होता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था तो फैसले में कहा गया था कि सरकार या संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, इसके अलावा पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मूल ढांचा क्या होता है, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं मूल ढांचा क्या है। वैसे तो केशवानंद भारती जी का केस खत्म हो गया और आप समझ भी गए होंगे। अब हम समझते हैं मूल ढांचा क्या है। हालांकि संविधान में ये कहीं पे भी बताया नहीं गया है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कभी ये नहीं बताया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। परंतु कुछ कुछ ऐसा कानून है जो संविधान के मूल ढांचे में रखे गए हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र चुनाव आयोग, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, कानून के समक्ष समानता, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समय समय पर इनमें नए नए विषय भी जोड़े जा सकते हैं, यानी जो मूल ढांचे का जो स्वरूप है वो कहाँ तक सीमित है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक तय नहीं किया है। यानी उन्होंने बोला कि बाद में इसमें और भी विषय जोड़े जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। यानी इस तरह देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाथ में सरकार की एक नस पकड़ ली कि वो कभी भी सरकार पर लगाम लगा सकते हैं और कभी भी बोल सकते हैं मूल ढांचे में ये कानून आता है और आप इस पर संशोधन नहीं कर सकते हैं। इस तरह संविधान का जो मूल ढांचे का जो शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति केशवानंद भारती जी के केस से हुई, इसलिए हम इस केस को इतना महत्व देते हैं। और यहाँ से हमारे जो कानूनी व्यवस्था है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया।